નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરદાર પટેલ એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સંચાલિત શ્રી ગગજીભાઈજી સુતરિયા પ્રાથમિક શાળામાં આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આ વિડીયો તમારા રમતગમતના ભવિષ્યને લઈ અને જે પ્રશ્ન છે કે કઈ રમતમાં અમારે આગળ વધવું એના માટેનો આ વિડીયો આજે બનાવવામાં આવે છે। મિત્રો, આપણી શાળામાં DLSS અંતર્ગત એથ્લેટિક્સ, બાસ્કેટબોલ, જુડો, ટેબલ ટેનિસ આ રમતો જે છે એ સરકારશ્રીના DLSS કાર્યક્રમ અંતર્ગત આપણે અત્યારે ચલાવી રહ્યા છીએ। આ ઉપરાંત શાળામાં નિયમિત પીરિયડ હોય તે દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને ફૂટબોલ છે, વોલીબોલ છે, બેડમિન્ટન છે, આવી રમતો વિદ્યાર્થીના રસ પ્રમાણે શીખવવામાં આવતી હોય છે। તો મિત્રો, હવે આપણે જે રમતો જે છે જે જોવાની છે અને જે તમે વિડીયો નિહાળશો એ વિડીયોમાંથી તમારે કોઈ એક રમત પસંદ કરવાની છે અને એ પસંદ કરેલી રમત ઉપર ધ્યાન આપી અને નિયમિત તમારે એની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે અને તમે એમાં આગળ વધી શકશો। आर्चरी के खेल में आर्चर बोट के द्वारा एरोस को एक दिए गए टारगेट पर शूट करते हैं। लक्ष्य एक ही है, एरोस को टारगेट के सेंटर के सबसे करीब शूट करना। इस खेल में बो, क्विवर, फिंगर टैप, बो स्ट्रिंग, टारगेट, एरो रेस्ट, टारगेट प्लेस, फ्लिकर, साइट और एरोस और कुछ अतिरिक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में आर्चरी टूर्नामेंट 3 श्रेणियों में होता है: इंडियन ट्रेडिशनल राउंड, रिकर्व इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। रिकर्व में बो को फिंगर से खींचा जाता है, मिनी में 50 मीटर 122 सेंटीमीटर टारगेट पेस, कैडेट 60 मीटर 122 सेंटीमीटर टारगेट पेस, जूनियर और सीनियर 70 मीटर 122 सेंटीमीटर टारगेट पेस इस्तेमाल होता है। कंपाउंड इवेंट्स में मैकेनाइज्ड बो का इस्तेमाल होता है, जिसमें टीथ साइट, रिलीजर और लेंथ साइट होता है। इसमें 2 कैम होते हैं और केबल होता है। थंब रिलीजर और रिस्ट रिलीजर होता है। मिनी, कैडेट, जूनियर और सीनियर में 50 मीटर मल्टीपल 6 रिंग बेस इस्तेमाल किया जाता है। आर्चरी में 4 वर्ग खास है: मिनी, कैडेट, यूथ एंड सीनियर। इंडियन ट्रेडिशनल आर्चरी में लोकल उपकरण यानी भारत में बने हुए बोझ का ही इस्तेमाल होता है, जो ज्यादातर लकड़ी या बैम्बू का बना होता है। आर्चरी करने से पहले कुछ बुनियादी नियम जानने जरूरी हैं। आर्चरी में स्कोरिंग बहुत सिंपल है। जहां भी एरोस टारगेट पर हिट करते हैं उतने पॉइंट्स जोड़े जाते हैं। हाईएस्ट स्कोर 10 पॉइंट टारगेट के इनर गोल्ड रिंग के अंदर हिट करने पर मिलता है और लीस्ट स्कोर 1 पॉइंट आउटर वाइट रिंग को हिट करने पर मिलता है। कंपाउंड इवेंट्स में क्यूमुलेटिव स्कोरिंग होती है और रिकर्व और इंडियन राउंड में सेट सिस्टम स्कोरिंग में इंडिविजुअल ओलंपिक राउंड, मिक्स एंड टीम ओलंपिक राउंड होता है। 3 एरोस को शूट करने का अधिकतम समय 2 मिनट है और 6 एरोस का 4 मिनट। अगर एरो या उसका कोई भी हिस्सा 3 मीटर लाइन के अंदर गिरता है तो आर्चर उस एरो को दोबारा शूट कर सकता है। आर्चरी के कुछ नियम हैं जिनका पालन ना करने पर पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। मैच से पहले या उसके दौरान फील्ड या ऑब्स्टेकल्स में किसी तरह की भी छेड़छाड़ पाई गई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। चाहे आप कितने भी अच्छे आर्चर हो, सुरक्षा निर्देश का पालन करना बेहद जरूरी होता है। तीरंदाजी करते वक्त सभी आर्चर्स को एक साथ और एक ही दिशा में शूट करना चाहिए और सबकी बारी खत्म हो जाने पर ही टारगेट के पास जाना चाहिए। एरो को वापस लेते वक्त टारगेट को ध्यान से अप्रोच करना चाहिए। दूसरे के एरोस हटाने से पहले उसकी अनुमति लेनी चाहिए और एरोस को सीधा बाहर निकालना चाहिए ताकि वो गलती से मुड़ ना जाए। क्यों दोस्तों, क्या आप अच्छे आर्चर बनने के लिए तैयार हैं? कूद प्रतियोगिता यानी कि जंपिंग इवेंट्स के अंतर्गत 4 खेल होते हैं: लॉन्ग जंप, लंबी कूद, ट्रिपल जंप, तिकड़ी कूद, हाई जंप, ऊंची कूद और पॉल वॉल्ट, बांस कूद। लॉन्ग जंप, लंबी कूद एथलीट की गति, ताकत और चपलता का खेल है। इसमें सिंगल यानी एकल खिलाड़ी भाग लेता है। हर खिलाड़ी को तेज भागकर उछाल पट्टिका से छलांग लगानी पड़ती है और ज्यादा से ज्यादा दूरी तक छलांग लगानी होती है। सबसे ज्यादा दूरी पूरी करने वाला खिलाड़ी जीत जाता है।
लंबी कूद के लिए धावक पथ की अधिकतम दूरी 40 मीटर की होती है और खिलाड़ी अपनी योग्यता के अनुसार धावक पथ पर दौड़ की प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्ट लाइन कम कर सकता है। टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिस पर से खिलाड़ी जंप टेक ऑफ करता है। रूल्स: सभी खिलाड़ियों को पहले 3 मौके प्रदान किए जाते हैं और उसके आधार पर अंतिम 8 खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। तत्पश्चात पुनः उन्हें 3 अतिरिक्त मौके प्रदान किए जाते हैं, जिसके बाद विजेता खिलाड़ी का अंतिम निर्णय किया जाता है। अगर लैंड करते समय खिलाड़ी का हाथ पीछे मट्टी पर लग जाए तो डिस्टेंस वहां से काउंट होता है। ट्रिपल जंप, तिकड़ी कूद। ट्रिपल जंप, जिसे कभी कभी हॉप, स्टेप और जंप के रूप में भी जाना जाता है, लंबी कूद के समान ये भी एक फील्ड इवेंट है। ट्रिपल जंप के नियम कुछ लॉन्ग जंप जैसे हैं और इसमें भी टेक ऑफ बोर्ड होता है, जो पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग दूरी पर लगाए जाते हैं। इसमें कभी कभी खिलाड़ियों की क्षमता के अनुसार उछाल पट्टिका की दूरी को कम या ज्यादा किया जा सकता है। मेंस में बोर्ड्स का डिस्टेंस 13 मीटर और विमेन में 11 मीटर का होता है। पिट 2.5 से 3 मीटर चौड़ा होता है। टेक ऑफ बोर्ड से पिट का एंड पॉइंट 21 मीटर होना चाहिए। अप्रोच रैंप की चौड़ाई 1.22 मीटर होनी चाहिए। ऊंची कूद। हाई जंप एक फील्ड इवेंट है जिसमें प्रतिस्पर्धियों को एक निर्धारित ऊंचाई को पार करना होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल बार को कूद के पार करना होता है। हर निर्धारित ऊंचाई को पार करने के लिए 3 मौके प्रदान किए जाते हैं। इस तरह से हर ऊंचाई पर सफल खिलाड़ी का अगली निर्धारित ऊंचाई के लिए चयन किया जाता है और इस तरह अंतिम निर्धारित ऊंचाई को पार करने वाले खिलाड़ी को विजेता घोषित किया जाता है। रिक्वायरमेंट्स: इसमें 2 पोल पर एक बार होता है जिसे खिलाड़ी को जंप करके पार करना होता है। इसमें खिलाड़ी एक पिट पर लैंड करता है जो फोम का होता है और खिलाड़ी को चोट से बचाने में सहायक होता है। रूल्स: इस खेल में खिलाड़ी अपने को जमीन से ऊपर एक ऊंचे लक्ष्य को बिना हाथ लगाए पार करने की कोशिश करता है। लक्ष्य से जितना ऊपर जंप उतना जीतने का मौका। हर खिलाड़ी को हर हाइट को पार करने के 3 चांसेस मिलते हैं। हर सही जंप के बाद खिलाड़ी टारगेट को 5 सेंटीमीटर बढ़ा सकता है। अगर जंप करते हुए खिलाड़ी के शरीर का कोई अंग बार से टच हो जाए परंतु बार जमीन पर ना गिरे तो ये सही जंप मानी जाती है और अगर गिर जाए तो गलत जंप हो जाता है। अगर 2 से अधिक खिलाड़ियों में हाइट को लेकर टाई हो जाता है तो कम फाउल करने वाला खिलाड़ी जीत जाता है। पोल वॉल्ट, बांस कूद। पोल वॉल्टिंग एक फील्ड इवेंट है जिसमें खिलाड़ी एक लंबे लचीले पोल का उपयोग करते हुए एक मापित ऊंचाई को पार करने की कोशिश करता है। रिक्वायरमेंट्स: इस्तेमाल में आने वाला पोल फाइबर का होता है जो खिलाड़ी के वेट के अनुसार तैयार किया जाता है। खिलाड़ी को सही पोल ही इस्तेमाल करना चाहिए। पोल वॉल्ट में कम से कम यानी कि मिनिमम ऊंचाई खिलाड़ियों की क्षमता अनुसार निर्धारित की जाती है। लैंडिंग पिट फोम का होता है और इसकी चौड़ाई 6 बाय 6 मीटर की होती है। इस खेल में सेफ्टी का खास ध्यान रखना चाहिए। बिना कोच और सही इक्विपमेंट के प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। रूल्स: ये एक रोमांचक और खतरनाक इवेंट है। इसमें खिलाड़ी एक पोल यानी एक लंबे डंडे के साथ अपने आप को दिए गए लक्ष्य के ऊपर से दूसरी तरफ फेंकता है। खिलाड़ी पोल के साथ भागकर अपने को पोल के सहारे ऊपर उठाता है और हाइट पर लगे बार यानी बाधा के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। सबसे ज्यादा ऊंचाई के साथ सफलतापूर्वक कूदने वाला खिलाड़ी विजयी होता है। थ्रोइंग इवेंट्स में 4 मान्य थ्रोज होते हैं: डिस्कस, शॉट पुट, जैवलिन और हैमर। डिस्कस थ्रो एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है जिसमें एक एथलीट एक डिस्क फेंकता है। अपने प्रतिद्वंदी की तुलना में ज्यादा दूरी तक डिस्कस फेंकने वाला खिलाड़ी विजयी होता है। रिक्वायरमेंट्स: डिस्कस थ्रो में डिस्क की आवश्यकता होती है। खेल के लिए एक फील्ड तैयार किया जाता है जिसमें थ्रोइंग सर्कल, एक केज और लैंडिंग सेक्टर शामिल हैं। केज ऐसा होना चाहिए जो कि लगभग 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आती हुई डिस्क को रोक सके। केज कम से कम एक तरफ से खुला होना चाहिए, इसीलिए इसे अक्सर यू आकार में बनाया जाता है और इसे 34.92 डिग्री तक खोलने की जरूरत होती है। सबसे कम पॉइंट पर नेटिंग पॉइंट की ऊंचाई 4 मीटर होनी चाहिए। रूल्स: डिस्कस को एथलीट द्वारा थ्रोइंग सर्कल के अंदर से ही फेंका जा सकता है। थ्रोइंग सर्कल का व्यास 2.5 मीटर होता है। डिस्क फेंकने के दौरान एथलीट्स को थ्रोइंग सर्कल लाइन के ऊपर चढ़ने या क्रॉस करने की अनुमति नहीं है, हालांकि वो सर्कल के अंदर की सतह को छू सकते हैं। ओलंपिक थ्रोइंग इवेंट में प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए क्वालिफाइंग राउंड से गुजरना पड़ता है। उसके बाद वो उस इवेंट के फाइनल में पहुंचता है।
वहां भी उसको विभिन्न प्रकार के क्रमों में 6 प्रयास करने होते हैं। सबसे दूर फेंकने वाला खिलाड़ी विजेता होता है। फाउल। यदि एथलीट जमीन पर डिस्क के गिरने से पहले सर्कल छोड़ देता है तो इसे एक फाउल थ्रो माना जाएगा। डिस्क अगर लैंडिंग एरिया या सेक्टर के बाहर जाकर गिरती है तो उस थ्रो को अमान्य माना जाता है। हैमर थ्रो। हैमर थ्रो एथलेटिक्स में एक महत्वपूर्ण खेल है। इसमें एक मेटल बॉल एक वायर से बंधी होती है और ऊपर पकड़ने के लिए हैंडल होता है जिसे खिलाड़ी अपनी ताकत से गोल घुमाते हुए दूर तक फेंकता है। रिक्वायरमेंट्स। खेल में इस्तेमाल होने वाला हैमर 3 उपकरणों से मिलकर बना होता है, जो है मेटल बॉल जिसे हेड कहते हैं। बॉल एक स्टील की तार से बंधी होती है जिसकी लंबाई 121.5 सेंटीमीटर होती है। तार के दूसरी छोर पे पकड़ने के लिए ग्रिप या हैंडल होता है। पुरुष 7.26 किलोग्राम के हैमर का इस्तेमाल करते हैं जिसका डायमीटर 110 से 130 मिलीमीटर के बीच का, और महिलाएं 4 किलोग्राम हैमर का इस्तेमाल करती हैं जिसका डायमीटर 95 से 100 मिलीमीटर के बीच का होता है। रूल्स। हैमर थ्रो के रूल्स डिस्कस थ्रो से काफी मिलते हैं, पर कुछ खास चीजों पर अलग से ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि हैमर थ्रोइंग सर्कल जिसका डायमीटर 2.135 मीटर है, हैमर इसके अंदर से ही फेंका जाता है। खिलाड़ी हैमर फेंकते वक्त इस सर्कल के भीतरी सतह को छू सकता है, पर सर्कल लाइन के ऊपर नहीं चढ़ सकता और ना ही पार कर सकता है। ऐसा करने पर फाउल काउंट होता है। प्रतिभागियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केस के अंदर से थ्रो करवाई जाती है, जो केस आगे से 6 मीटर खुला हुआ होना चाहिए। हैमर थ्रो के अंदर खिलाड़ी थ्रो करते समय हैमर थ्रोइंग ग्लव्स का प्रयोग करता है। शॉटपुट। शॉटपुट को भारी धातु के गोलाकार वस्तु के साथ खेला जाता है जिसे शॉट भी बोलते हैं। इसका उद्देश्य शॉटपुट को जितना संभव हो सके दूर तक फेंकना होता है। इसके लिए ज्यादा शारीरिक शक्ति और संतुलन की आवश्यकता होती है। रूल्स। एथलीट के नाम को बुलाए जाने के बाद शॉट को रिलीज करने के लिए उनके पास का समय होता है। शॉट को गर्दन के करीब कंधे के ऊपर रखते हैं, इस प्रकार कि थ्रो में शॉट को पुट किया जाता है। अगर रिलीज से पहले शॉट प्लेस से हट जाता है तो फाउल दिया जाता है। शॉट को इसी पोजीशन में शॉट रिलीज करने तक रखा जाता है। इस क्रिया में कोई पैडिंग या अतिरिक्त उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। शॉट को कंधे के ऊपर से एक हाथ से फेंका जाता है। हर प्रतियोगिता में आमतौर पर 3 प्रारंभिक राउंड्स होते हैं, जिसके रिजल्ट्स के आधार पर खिलाड़ी फाइनल राउंड में पहुंचता है। फाइनल में 3 और राउंड्स होते हैं और जिस खिलाड़ी ने अपने शॉट के द्वारा सबसे ज्यादा दूरी तय करी होती है वो विजेता घोषित किया जाता है। शॉट को आधिकारिक क्षेत्र 34.92 डिग्री में गिरने पे ही पॉइंट्स मिलते हैं। खिलाड़ी को सर्कल के पीछे से ही बाहर निकलना होता है। शॉट पुट में फाउल्स और पेनल्टीज। खेल में कभी कभी चूक हो जाती है जिसकी वजह से फाउल काउंट होता है, जैसे कि अगर खिलाड़ी शॉट को कंधे से नीचे जाने देता है, अगर शॉट सेक्टर एंगल की सीमा के बाहर गिरता है या क्षेत्र रेखा को छूता है, खिलाड़ी शॉट के गिरने से पहले सर्कल छोड़ देता है या पीछे से सर्कल छोड़ने में विफल रहता है। जैवलिन। जैवलिन थ्रो एक फील्ड इवेंट है जिसमें एथलीट एक 4 मीटर चौड़ाई वाले रनवे पर दौड़ते हुए एक लंबे भाले को एक लिमिट किए हुए क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा दूर तक फेंकने की कोशिश करता है। रिक्वायरमेंट्स। रनवे कम से कम 30 मीटर लंबा होना चाहिए और इसकी चौड़ाई 4 मीटर होनी चाहिए। रनवे के अंत में एक आर्च के आकार में फाउल लाइन होती है जिसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है। उसको स्क्रैच लाइन बोलते हैं। खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला जेवलिन, इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। मेटल से बना हुआ टिप या नुकीला भाग, लकड़ी या मेटल का बना हुआ शाफ्ट पाइप, बीच में धागे से बनी हुई ग्रिप होती है जो कि शाफ्ट के डायमीटर से 0.31 इंच ज्यादा हो सकती है। जैवलिन थ्रो में सेक्टर एंगल 28.96 डिग्री का होता है। जैवलिन की लंबाई पुरुषों के लिए 2.60 मीटर से 2.70 मीटर और वजन 800 ग्राम, अथवा महिलाओं के लिए जैवलिन की लंबाई 2.20 मीटर से 2.30 मीटर और वजन 600 ग्राम का होता है। रूल्स। खेलने के नियम। एथलीट को अपने कंधे के ऊपर से एक हाथ से कॉर्ड ग्रिप पे जैवलिन को पकड़कर फेंकना होता है। किसी प्रकार के ग्लव्स पहनने की अनुमति नहीं होती। अगर उंगलियों पे चोट हो तो टेप लगाने की अनुमति दी जा सकती है। जब तक जैवलिन हवा में होता है तब तक खिलाड़ी ना तो पीछे मुड़ सकता है और ना ही रनवे छोड़ सकता है। वैलिड डिस्टेंस मेजर करने के लिए एथलीट के जैवलिन सेक्टर एंगल के अंदर टिप करना जरूरी होता है।
जेवलिन का नुकीला भाग जमीन पे पहले ना टच होने की स्थिति में फाउल काउंट होता है। दोस्तों, मैं हूँ जया और आज हम सब जिम्नास्टिक्स के बारे में जानेंगे। जिम्नास्टिक्स एक व्यक्तिगत खेल है जो इंडोर में खेला जाता है। एक अच्छा जिम्नास्ट बनने के लिए बॉल स्टेबल, अनइवन बार, बैलेंस बीम, फ्लोर एक्सरसाइज से जुड़े सभी कौशल जानना बहुत जरूरी है। इसमें फॉर्मल फोर्स, रिंग्स, बॉल, पैरेलल बार्स और horizontal बार जैसे उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको खेलने के लिए संतुलन, ताकत, लचक, चौकन्ना, समन्वय और धैर्य का होना बहुत जरूरी है। जिम्नास्टिक्स के मूवमेंट्स की वजह से पैर, कंधे, पीठ, सीना और पेट की मांसपेशियों के समूह विकसित होते हैं। इसके अलावा मुस्तैदी, सुदृढ़ता, साहस, आत्मविश्वास और आत्म अनुशासन जैसे मानसिक लक्षण को भी जिम्नास्टिक्स द्वारा विकसित किया जा सकता है। जिम्नास्टिक्स कॉम्पिटिशन्स को इन श्रेणियों में बांटा गया है। कैडेट बॉयज 8 से 10 साल, कैडेट गर्ल्स 10 साल से नीचे, मिनी बॉयज और गर्ल्स 10 से 12 साल, सब जूनियर बॉयज और गर्ल्स 12 से 14 साल, जूनियर बॉयज और गर्ल्स 14 से 17 साल, सीनियर बॉयज और गर्ल्स 17 साल से ऊपर। जिम्नास्टिक्स में किसी भी तरह के उल्लंघन में पेनल्टी के तौर पर या तो अंतिम स्कोर में से 0.0 पॉइंट्स काट दिए जाते हैं या एक्सरसाइज पूरी टर्मिनेट कर दिया जाता है। वायलेशन कई तरह से होते हैं, जैसे गलत कपड़े पहनना, एक्सरसाइज की शुरुआत और अंत में जज को एक्नॉलेज न करना, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले 30 सेकेंड से ज्यादा समय लेना, गिरने के बाद फिर से जारी करने में 30 सेकेंड से ज्यादा समय लेना, एक्सरसाइज खत्म करने के बाद पोडियम पर फिर से चढ़ जाना या एक्सरसाइज के दौरान कोच से बात करना। क्यों दोस्तों, क्या आप जिम्नास्ट बनने के लिए तैयार हैं? हूँ जया और आज हम जूडो के बारे में जानेंगे। जूडो उम्र, भार और एक ही लिंग के श्रेणी के खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। जूडो प्लेयर्स जुडोगी पहनते हैं। इस खेल में दो प्रतिद्वंदी एक दूसरे को फेंककर चोकिंग या लॉकिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदी को हराने की कोशिश करते हैं। प्रतियोगिता क्षेत्र कम से कम 14 बाय 14 मीटर का होता है। जूडो गद्दों पर खेली जाती है और उन गद्दों को तातामी कहा जाता है। ये क्षेत्र 2 हिस्सों में बटा होता है। अंदरूनी क्षेत्र या प्रतियोगिता क्षेत्र जो कम से कम 8 बाय 8 मीटर का होता है और उसके बाहर का सुरक्षित क्षेत्र जो कम से कम 3 मीटर होता है। जूडो में कुशलता को निखारने के लिए स्टैंडिंग टेक्निक्स और ग्राउंड टेक्निक्स आनी जरूरी है। जूडो कंटेस्ट की अवधि 4 मिनट की होती है। तातामी पर स्टेप करने से पहले और गेम एंड करने के बाद दोनों कंटेस्टेंट्स रेस या पाव करते हैं। स्कोर्स, इपॉन या वाजा या पाव करते हैं। स्कोर्स, इपॉन या वाजारी के फॉर्म में गिने जाते हैं। 2 वाजारी
फोर्स करने पर एक ईपॉन मिल जाता है। ईपॉन तब भी मिलता है जब खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को गिराता है या 20 सेकंड तक होल्ड करता है। इसके अलावा आर्म लॉक और चोक लगाने से या सरेंडर करने से भी जीत हासिल होती है। स्कोर्स सेम होने पर गोल्डन स्कोर नाम का ओवरटाइम पीरियड मिलता है, जिसमें पहले स्कोर करने वाला खिलाड़ी विजेता बन जाता है। जीरो तब मिलता है जब प्रतियोगी लंबे समय तक कोई हमला नहीं करता या कोई रूल तोड़ता है। पुराने समय में जूडो एक आत्मरक्षा करने की तकनीक थी, जिसमें काफी घातक अभ्यास शामिल था, लेकिन बाद में इसको सुरक्षित अभ्यास के रूप में संशोधित किया गया, जिसमें प्रतिद्वंदी को लात या मुक्का मारना, मुंह को छूना, कोहनी के अलावा किसी भी जोड़ पर हमला करना, हेड डाइव्स करना या कोई सख्त धातु की वस्तु पहनना, ये सब मना है। क्यों दोस्तों, क्या आप जुडोका बनने के लिए तैयार हैं? मैं हूँ विजय और आज हम रनिंग एंड कैचिंग गेम खो खो के बारे में जानेंगे। खो खो आउटडोर और इंडोर दोनों जगह खेला जाता है। इसे दो टीम्स के बीच खेला जाता है। इसका मैदान रेक्टेंगुलर होता है। इसका साइज 27 by 16 मीटर मेन, विमेन, जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होता है और 23 by 14 मीटर सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होता है। कोर्ट के एंड में दो रेक्टेंगल होते हैं, जिसमें हर रेक्टेंगल का साइज 16 by 1.5 मीटर मेन, विमेन, जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होता है और 14 by 1.5 मीटर सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होता है। खो खो के खेल में मुख्य 3 श्रेणियां होती हैं: सब जूनियर बॉयज गर्ल्स बिलो 14 ईयर, जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स बिलो 18 ईयर एंड सीनियर। हर टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, जिनमें से सिर्फ 9 प्लेयर्स ही मैदान में आते हैं। हर टीम को विरोधी टीम के खिलाड़ियों के छूने से बचना होता है। खो खो खेलने के लिए तकनीक और कुशलता जरूरी है, जैसे वेग खो, सडन खो, चूजिंग डायरेक्शन, डाइविंग और पोल डाइविंग। खो खो का खेल शुरू करने के लिए सबसे पहले दोनों टीम के कैप्टन टॉस किया जाता है और विनर फौरन अपना हाथ उठाकर ऊंची से सेंटर या साइड लाइन की तरफ इशारा करके चेजिंग या डिफेंस ऑप्शन चुनता है। एक टीम कोर्ट के बीच में एक रो में बैठी रहती है, जिसमें ऑल्टरनेट मेंबर्स विपरीत दिशा में मूव किए होते हैं। दूसरी टीम 3 प्लेयर्स को भेजती है और बैठी हुई टीम को अपने ओपोनेंट को टच करना होता है। चेजर सिर्फ एक ही दिशा में भाग सकते हैं, इसलिए उसके पास एक विकल्प होता है कि चेज करने का काम दूसरे शटर को दे दिया जाए, जिसकी बैक को फेस करती है जब वो भाग रहे हैं। इसके लिए चेजर को थ्रो कहकर चेजिंग और डिफेंडिंग ऑल्टरनेट करती है। खो खो में फाउल कई तरह के होते हैं, जैसे चेजर का डायरेक्शन चेंज करना या सेंटर लाइन के ऊपर से जाना, बैठे हुए चेजर का एक कोर्ट को फेस करना लेकिन दूसरे कोर्ट में भागना, या खो मिलने से पहले उड़ जाना। चेजर का खो पास करने के लिए खो ना कहना या कोई और वर्ड बोलना। चेजर का जानबूझकर रनर को अग्रेसिवली टैकल, किक, पंच या पुश करना। क्यों दोस्तों, क्या आप खो खो खेलने के लिए तैयार हो? विजय और आज हम रनिंग एंड कैचिंग गेम खो खो के बारे में जानेंगे। खो खो आउटडोर और इंडोर दोनों जगह खेला जाता है। इसे दो टीम्स के बीच खेला जाता है। इसका मैदान रेक्टेंगुलर होता है। इसका साइज 27 by 16 मीटर मेन, विमेन, जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होता है और 23 by 14 मीटर सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होता है। कोर्ट के एंड में दो रेक्टेंगल होते हैं, जिसमें हर रेक्टेंगल का साइज 16 by 1.5 मीटर मेन, विमेन, जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होता है
बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होता है। खो खो के खेल में मुख्य 3 श्रेणियां होती हैं: सब जूनियर बॉयज गर्ल्स बिलो 14 ईयर्स, जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स एंड सीनियर। हर टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, जिनमें से सिर्फ 9 प्लेयर्स ही मैदान में आते हैं। हर टीम को विरोधी टीम के खिलाड़ियों के छूने से बचना होता है। खो खो खेलने के लिए तकनीक और कुशलता जरूरी है, जैसे वेग खो, सडन खो, चूजिंग डायरेक्शन, डाइविंग और पोल डाइविंग। खो खो का खेल शुरू करने के लिए सबसे पहले दोनों टीम के कैप्टन टॉस किया जाता है और विनर फौरन अपना हाथ उठाकर ऊंची से सेंटर या साइड लाइन की तरफ इशारा करके चेजिंग या डिफेंस ऑप्शन चुनता है। एक टीम कोर्ट के बीच में एक रो में बैठी रहती है, जिसमें ऑल्टरनेट मेंबर्स विपरीत दिशा में मूव किए होते हैं। दूसरी टीम 3 प्लेयर्स को भेजती है और बैठी हुई टीम को अपने ओपोनेंट को टच करना होता है। चेजर सिर्फ एक ही दिशा में भाग सकते हैं, इसलिए उसके पास एक विकल्प होता है कि चेज करने का काम दूसरे शटर को किया जाए, जिसकी बैक को फेस कर सके जब वो भाग रहे हैं। इसके लिए चेजर को थ्रो कहकर चेजिंग और डिफेंडिंग ऑल्टरनेट करती है। खो खो में फाउल कई तरह के होते हैं, जैसे चेजर का डायरेक्शन चेंज करना या सेंटर लाइन के ऊपर से जाना, बैठे हुए चेजर का एक कोर्ट को फेस करना लेकिन दूसरे कोर्ट में भागना, या खो मिलने से पहले उड़ जाना। चेजर का खो पास करने के लिए खो ना कहना या कोई और वर्ड बोलना। चेजर का जानबूझकर रनर को अग्रेसिवली टैकल, किक, पंच या पुश करना। क्यों दोस्तों, क्या आप खो खो खेलने के लिए तैयार? लॉन्ग डिस्टेंस में 5000, 10,000, मैराथन और रेस वॉकिंग इवेंट्स होते हैं। इनका स्टार्ट भी स्टैंडिंग होता है, मिडिल डिस्टेंस की तरह। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के रूल्स भी मिडिल डिस्टेंस रनिंग की तरह होते हैं। मैराथन इवेंट्स: फुल मैराथन और हाफ मैराथन। इसमें जो रनर सबसे कम समय में डिस्टेंस कवर करने में सफल रहता है, वो विजेता माना जाता है। मैराथन रनिंग रोड पर होती है और इसमें अगर कोई खिलाड़ी किसी अन्य खिलाड़ी को गलत तरीके से रोकने या रुकावट डालने का प्रयास करता है, तो उस खिलाड़ी को फाउल का सामना करना पड़ सकता है। रेस वॉकिंग: इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। अंडर 16 के लिए 5 किलोमीटर, अंडर 20 के लिए 10 किलोमीटर, सीनियर कैटेगरी में 20 और 50 किलोमीटर। इस इवेंट के कुछ खास नियम होते हैं, जैसे वॉक करते हुए खिलाड़ी का एक पाँव हमेशा जमीन पर टिका होना चाहिए और खिलाड़ी का जो पाँव जमीन पर होता है, उसका नी हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए। जमीन पर एक पाँव का कांटेक्ट न रहने पर, नी बेंड होने पर, रनिंग या जंपिंग करने पर फाउल हो सकता है। 3 वार्निंग के बाद रेफरी के द्वारा खिलाड़ी रेस से बाहर किया जाता है। पोल वॉल्ट, बांस कूद। पोल वॉल्टिंग एक फील्ड इवेंट है जिसमें खिलाड़ी एक लंबे लचीले पोल का उपयोग करते हुए एक मापित ऊंचाई को पार करने की कोशिश करता है। रिक्वायरमेंट्स: इस्तेमाल में आने वाला पोल फाइबर का होता है, जो खिलाड़ी के वेट के अनुसार तैयार किया जाता है। खिलाड़ी को सही पोल ही इस्तेमाल करना चाहिए। पोल वॉल्ट में कम से कम यानी कि मिनिमम ऊंचाई खिलाड़ियों की क्षमता अनुसार निर्धारित की जाती है। लैंडिंग पिट फोम का होता है और इसकी चौड़ाई 6 बाय 6 मीटर की होती है। इस खेल में सेफ्टी का खास ध्यान रखना चाहिए। बिना कोच और सही इक्विपमेंट के प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। रूल्स: ये एक रोमांचक और खतरनाक इवेंट है। इसमें खिलाड़ी एक पोल यानी एक लंबे डंडे के साथ अपने आप को दिए गए लक्ष्य के ऊपर से दूसरी तरफ फेंकता है। खिलाड़ी पोल के साथ भागकर अपने को पोल के सहारे ऊपर उठाता है और हाइट पर लगे बार यानी बाधा के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। सबसे ज्यादा ऊंचाई के साथ सफलतापूर्वक कूदने वाला खिलाड़ी विजयी होता है। और आज हम सब राइफल, पिस्टल या शॉटगन के साथ खेले जाने वाले शूटिंग के खेल के बारे में जानेंगे। तो
होता है। शूटिंग कॉम्पिटिशन 300 मीटर, 50 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर की रेंज पर होता है। शूटिंग प्रतियोगिता में विभिन्न वर्ग होते हैं जैसे राइफल, पिस्टल, ट्रैप, डबल ट्रैप, स्कीट और रनिंग टारगेट। 50 मीटर राइफल मेन एंड वुमेन की क्वालिफिकेशन राउंड में हर खिलाड़ी को फायर करना है और फाइनल राउंड में चोटी के 8 खिलाड़ियों के बीच मैच होता है। 10 मीटर एयर राइफल मेन एंड वुमेन की क्वालिफिकेशन राउंड में हर खिलाड़ी को 60 शॉट फायर करने होते हैं और फाइनल राउंड में चोटी के 8 खिलाड़ियों के बीच मैच होता है। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेन एंड वुमेन क्वालिफिकेशन राउंड में हर खिलाड़ी को 60 शॉट फायर करने होते हैं और फाइनल राउंड में चोटी के 6 या 8 खिलाड़ियों के बीच मैच होता है। 10 मीटर एयर पिस्टल मेन एंड वुमेन के क्वालिफिकेशन राउंड में हर खिलाड़ी को 60 शॉट्स फायर करने होते हैं और फाइनल राउंड में चोटी के 8 खिलाड़ियों के बीच मैच होता है। ट्रैप और स्कीट मेन एंड वुमेन के क्वालिफिकेशन राउंड में हर खिलाड़ी को 125 टारगेट शूट करने होते हैं और फाइनल राउंड में चोटी के 6 खिलाड़ियों के बीच मैच होता है। शूटिंग में पेनल्टी का सबसे आम कारण क्रॉस फायर्ड शॉट्स है और अयोग्यता के सबसे अहम कारण राइफल क्लोथिंग और पिस्टल वेट के टेस्ट में फेल होना है। इसके अलावा मैलफंक्शंस अलाउएबल या नॉन अलाउएबल हो सकते हैं। नॉन अलाउएबल मैलफंक्शंस तब होते हैं जब खिलाड़ी गन के एक्शन को खोल दे, गन को प्रॉपर्ली लोड ना करें या ट्रिगर पुल ना करें। हर खिलाड़ी को खेलते वक्त गन सेफ्टी और गन हैंडलिंग नियमों का पालन करना चाहिए। राइट तरह से सुरक्षा झंडे को सभी राइफल्स, पिस्टल और फिर शॉटगन में सम्मिलित करना चाहिए। फायरिंग पॉइंट्स पर खिलाड़ी को अपनी गन सुरक्षित दिशा की ओर रखनी चाहिए। जब भी गन्स रेंज में फायरिंग पॉइंट्स पर ना हो तो उन्हें उनके बॉक्स में रखना चाहिए। शूटिंग करते वक्त सभी खिलाड़ियों को आंखों की सुरक्षा के लिए शटर प्रूफ शूटिंग ग्लासेस और कान की सुरक्षा के लिए शोर रोकने वाले इयरमफ्स पहनने चाहिए। क्यों दोस्तों, क्या आप अपने टारगेट पर शूट करने के लिए तैयार हैं? टेबल टेनिस को कमरों के भीतर खेलने के लिए बनाया गया था। टेबल टेनिस एक समय में 2 या 4 खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी के पास एक टेबल टेनिस बैट होना आवश्यक है। बैट रबड़ से लेमिनेट किया होता है। टेबल की लंबाई 9 फुट, चौड़ाई 5 फुट और भूमि से ऊंचाई 2.6 फुट होती है। टेबल के बीच जाल तना रहता है जिसकी ऊंचाई टेबल से 6 इंच होती है और लंबाई 6 फीट। प्रत्येक खिलाड़ी को बैट से बॉल को हिट करना होता है। खिलाड़ियों का लक्ष्य बॉल को हिट करके विरोधी खिलाड़ी के कोर्ट में इस तरह से पहुंचाना होता है कि विरोधी खिलाड़ी जवाबी हिट न लगा सके। यदि खिलाड़ी बिना टप्पा खाए गेंद को वापस लौटाता है या टेबल की सतह को हाथ से छूता है या फिर टेबल को हिलाता है तो ऐसी स्थिति में खिलाड़ी अपना अंक खो सकता है। टेनिस में चैंपियनशिप की 5 एज कैटेगरीज होती हैं। कैडेट बॉयज एंड गर्ल्स, अंडर 12 सिंगल्स, डबल्स और टीम। सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स, अंडर 15 सिंगल्स, डबल्स और टीम इवेंट्स। जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स, अंडर 18 सिंगल्स, डबल्स और टीम इवेंट्स। यूथ बॉयज एंड गर्ल्स, अंडर 21 सिंगल्स, डबल्स और टीम इवेंट्स। सीनियर्स मेन एंड वुमेन, सिंगल्स, डबल्स, मिक्स्ड डबल्स और टीम इवेंट्स। टेबल टेनिस खेलने के कुछ खास नियम होते हैं। मैच 3, 5 और 7 गेम का होता है। खेल उस समय तक जारी रहता है जब तक पूरा गेम समाप्त न हो जाए। 2 गेम्स के बीच ऑथराइज्ड इंटरवल्स में खिलाड़ी निर्धारित समय के लिए विश्राम कर सकते हैं। यदि स्कोर 10-10 की बराबरी पर है तो लगातार 2 पॉइंट जीतने वाला खिलाड़ी उस गेम को जीत जाता है। सर्विस के लिए गेंद हवा में अपने फ्री हैंड से उछाली जाती है और इसके जमीन पर गिरने से पहले ही रैकेट के द्वारा प्रहार करके दूसरे खिलाड़ी के पास नेट को पार करते हुए पहुंचाया जाता है। सर्विस दूसरी तरफ के कोर्ट में बिना जाली को छुए जानी चाहिए। रिसीवर अपने कोर्ट पे बॉल रिसीव करने के लिए कहीं भी खड़ा रह सकता है। सर्विस करने के बाद दोनों
अपने विरोधी दल के स्कोरिंग भाग में बॉल पहुंचाने में असफल होता है तो उसके विरोधी खिलाड़ी को अंक मिल जाता है। अगर हम कुछ नियमों का पालन करने से चूके तो पेनल्टी मिल सकती है। अगर प्लेयर नेट को अपने शरीर के किसी भी हिस्से से या टेबल टेनिस बैट से छूता है तो ओपोनेंट को 1 पॉइंट मिल जाता है। अगर गेंद किसी खिलाड़ी के बैट से एक से अधिक बार बाउंस होती है तो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पॉइंट मिल जाता है। रैली के दौरान अगर खिलाड़ी टेबल को अपनी जगह से हिलाता है अथवा अपने फ्री हैंड से टेबल के प्लेइंग सरफेस को छूता है तो प्रतिद्वंदी को पॉइंट मिल जाता है। तो दोस्तों, टेबल टेनिस है ना मजेदार? आओ चलो मैच हो जाए। टेनिस का खेल रेक्टेंगुलर कोर्ट में होता है। सिंगल के लिए इसका आकार 78 बाय 27 फीट और डबल्स के लिए 78 बाय 36 फीट होता है। सफेद रंग द्वारा सर्विस रेखा, मध्य रेखा, सीमा रेखाएं, दायां कोर्ट, बायां कोर्ट आदि निशान लगाए जाते हैं। कोर्ट के बीचों बीच मध्य रेखा के ऊपर जाल बांधा जाता है जो कोर्ट को 2 भागों में विभाजित कर देता है। जाल की हाइट ऊंचाई 3 फीट 6 इंच होती है। ये कोर्ट के दोनों ओर से 3 फीट बाहर की ओर होता है। टेनिस 2 खिलाड़ियों के बीच या 2 खिलाड़ियों के 2 टीम के बीच खेला जाता है, जिसके आधार पे इसे सिंगल्स और डबल्स वर्ग में बांटा गया है। प्रत्येक खिलाड़ी को रैकेट से बॉल को हिट करना होता है। खिलाड़ियों का लक्ष्य बॉल को हिट करके विरोधी खिलाड़ी के कोर्ट में इस तरह से पहुंचाना होता है कि विरोधी खिलाड़ी जवाबी हिट न लगा पाए। टेनिस के नियम। इस खेल की शुरुआत टॉस के द्वारा की जाती है। सर्विस किस खिलाड़ी को करनी होती है, इसका निर्णय टॉस द्वारा किया जाता है। सर्विस के लिए गेंद हवा में उछाली जाती है और इसकी जमीन पर गिरने से पहले ही रैकेट द्वारा प्रहार करके दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाया जाता है। सर्विस दूसरी तरफ के तिरछे कोर्ट में जानी चाहिए। रिसीवर अपनी कोर्ट में बॉल रिसीव करने के लिए अपने ओपोनेंट के डायगोनली खड़ा होता है। सर्विस करने के बाद दोनों खिलाड़ियों या टीम्स के बीच अनगिनत शॉट्स हो सकते हैं। मैच की शुरुआत लव ऑल से होती है। 15, 30, 40 इसी तरह गेम आगे बढ़ती है। 40 पॉइंट्स के बाद एक गेम ओवर हो जाता है। इसी तरीके से गेम खेली जाती है। यदि किसी गेम में दोनों तरफ के खिलाड़ियों का स्कोर 40-40 हो जाता है तो इस परिस्थिति को ड्यूस कहा जाता है। ड्यूस होने पर जीतने के लिए किसी खिलाड़ी को लगातार 2 पॉइंट्स बनाने होते हैं। ड्यूस के बाद यदि कोई खिलाड़ी लगातार 2 पॉइंट्स नहीं जीत पाता और दोनों एक पॉइंट पर होते हैं तो वो फिर से ड्यूस की स्थिति में चले जाते हैं। यदि कोई खिलाड़ी 6 गेम जीत लेता है और वह विपक्षी से 2 गेम आगे हो जाता है तो वो सेट जीत जाएगा। पेनल्टी। यदि खेल के दौरान कोई खिलाड़ी नेट को हाथ लगाता है या अपने विरोधी खिलाड़ी को परेशान करता है, उसका ध्यान खेल से हटाता है तो ऐसा करने से खिलाड़ी खुद ब खुद पॉइंट हारता है और विरोधी खिलाड़ी को 1 पॉइंट मिल जाता है। गेंद को कोर्ट के सही भाग में न वापस करने पर खिलाड़ी पॉइंट हारता है। इसके अलावा गेंद नेट पर हिट करने से विरोधी खिलाड़ी के कोर्ट में न पहुंचा पाने की स्थिति में या अपने कोर्ट में गेंद का 2 बार टप्पा खाने से पहले नहीं मारने पर खिलाड़ी पॉइंट हारता है और विरोधी खिलाड़ी को 1 पॉइंट मिल जाता है। तो दोस्तों, टेनिस है ना मजेदार? तो चलो एक मैच हो जाए। दोस्तों, मैं हूँ जया और आज हम वॉलीबॉल के बारे में जानेंगे। वॉलीबॉल कोर्ट 18 बाय 9 मीटर्स का होता है जो 2 हाफ्स में बांटा जाता है। बीचों बीच 1 मीटर वाइड नेट लगाई जाती है जिसकी लंबाई 10 मीटर्स होती है और ऊंचाई मेन के लिए 2.43 मीटर्स और विमेन के लिए 2.24 मीटर्स होती है। कोर्ट में खिलाड़ी इस तरह से खड़े होते हैं: सेटर, राइट साइड अटैकर, काउंटर अटैकर, यूनिवर्सल, सेंटर ब्लॉकर और लिबेरो। वॉलीबॉल स्किल्स को दिखाने के लिए पासिंग, सेटिंग, स्पाइकिंग, ब्लॉकिंग, डिगिंग और सर्विंग जैसी टेक्निक्स बहुत जरूरी है। इस खेल में अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए बॉल को नेट के ऊपर से अपने विरोधी टीम की तरफ उछालना होता है। विरोधी टीम को उसी तरह बॉल को वापस करने से पहले उसे अपनी तरफ बाउंस होने से रोकना होता है। हर टीम में 6 प्लेयर्स होते हैं जिनमें से 3 अटैक लाइन से पहले और बाकी 3 उनके पीछे खड़े रहते हैं। टीम 1 पॉइंट तब स्कोर करती है जब वो बॉल को सफलतापूर्वक
गिरा देती है या विरोधी टीम कोई फॉल्ट करती है। बॉल को विरोधी कोर्ट में पहुंचाने के लिए हर टीम बॉल को 3 बार पास कर सकती है। तीसरी बार में बॉल विरोधी टीम की तरफ होनी चाहिए, नहीं तो फाउल माना जाता है। सेट वो टीम जीतती है जो कम से कम 2 पॉइंट्स की लीड के साथ पहले 25 पॉइंट्स स्कोर कर लेती है। जो टीम 3 सेट्स जीत लेती है वो विनर मानी जाती है। वॉलीबॉल में कुछ पेनल्टीज होती हैं, जैसे सर्व करते वक्त लाइन पर या उसके आगे पैर रखना, बॉल को नेट के ऊपर से साफ तरीके से सर्व न कर पाना, बॉल को गलत ढंग से हिट करना। खेल के दौरान किसी भी शरीर के हिस्से को नेट से छूना मना है। चाहे आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी हो, सुरक्षा नियम जरूरी हैं। उचित तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपनी टीम के खिलाड़ियों पर नजर रखनी चाहिए और बॉल को खेलने से पहले कॉल करनी चाहिए ताकि दूसरे खिलाड़ी आपस में टकरा न जाएं। तो आओ इस एक्साइटिंग और एक्सप्लोसिव एक्शन वाले गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाओ। आज हम रेसलिंग के बारे में जाने। हर पहलवान का ये लक्ष्य होता है कि वो अपने विरोधी को हरा करके अपनी अपनी श्रेष्ठता दिखाए, वो भी बिना हिंसा के। रेसलिंग एक फिजिकल भिड़ंत खेल है जिसमें दिमाग और ताकत दोनों चाहिए। रेसलिंग में ट्रेडिशनल स्क्वायर मैट यूज की जाती है जिसकी हर साइड 12 मीटर होती है। इसमें 9 मीटर का रेसलिंग एरिया और 1.5 मीटर का प्रोटेक्शन एरिया शामिल है। रेसलिंग में प्लेयर्स मैट, सिंगलेट, हेडगियर, मैट शूज, नी पैड्स का इस्तेमाल करते हैं। रेसलिंग की 3 श्रेणियां हैं: ग्रेको रोमन रेसलिंग बॉयज, फ्री स्टाइल रेसलिंग बॉयज और विमेन फ्री स्टाइल रेसलिंग। इनमें पहलवान अलग अलग दांव पेच का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेकिंग डाउन, बैक थ्रो, हिप टॉस मूव, हाफ मेल्सन एंड क्रॉच और रेसलिंग हेडलॉक। रेसलिंग करने से पहले खेल के नियम जान लेना जरूरी है। रेसलिंग मैच में 2 राउंड्स होते हैं, सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स और स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स। इनमें हर राउंड 2 मिनट का होता है। दोनों राउंड्स के बीच में 30 सेकंड का ब्रेक होता है। जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स अंडर 23 और सीनियर बॉयज एंड गर्ल्स और यूनिवर्सिटी बॉयज एंड गर्ल्स में हर राउंड 3 मिनट्स का होता है। हर राउंड के बीच में 30 सेकंड का ब्रेक होता है। होल्ड्स, तकनीक और थ्रो इत्यादि के ठीक से नियमानुसार पहलवान को पॉइंट्स मिलते हैं। विरोधी को स्टैंडिंग पोजीशन से जोन के बाहर करने का 1 पॉइंट होता है। टेक डाउन के 2 पॉइंट्स होते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन से डेंजर पोजीशन में गिराने के 4 पॉइंट्स होते हैं। ओपोनेंट को बैक थ्रो करने के 5 पॉइंट्स होते हैं। और विरोधी को अगर विन कर दिया जाए तो बाउट खत्म हो जाती है। इस आदेश के लिए मैच चेयरमैन, रेफरी और जज में से 2 की सहमति होनी चाहिए। अगर फ्री स्टाइल रेसलिंग में 10 पॉइंट्स की बढ़त हो जाती है तो बाउट तकनीकी श्रेष्ठता पर खत्म हो जाती है और ग्रेको रोमन में ये 8 पॉइंट्स पे खत्म होती है। अगर किसी रेसलर के 3 नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं वो बाउट से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सभी पहलवानों को नियम के अनुसार खेलना चाहिए। पेनल्टी के कुछ उदाहरण हैं: अपने विरोधी को घायल करना, ग्रेको रोमन रेसलिंग में पैरों का इस्तेमाल करना, गलत शुरुआत करना। सभी रेसलर्स को सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। कुश्ती करने से पहले सही से वार्म अप करना चाहिए। रेसलिंग की प्रैक्टिस रेसलिंग मैट पर ही करनी चाहिए या नरम मिट्टी पर करनी चाहिए। क्यों दोस्तों, चलो